Good morning everyone. Students, in our previous video we had completed our lesson 1, components of environment. Now we revise our topic, the earth and the changes on it. Our lesson number 2, we had already done this chapter. Now we will revise this chapter. If you face any problem, then you can call me and ask about your queries. Students, the earth and changes on it means of this lesson is, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. That never remain same. ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा इस पर क्या होते रहते हैं, चेंज, परिवर्तन होते रहते हैं. अब वो जो चेंजेस हैं वो किस तरह से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, किन टाइप्स के चेंजेस होते हैं और वो किस किस तरह से होते हैं, वो सारे हम इस लेसन में रिवाइज करेंगे. द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन सेम. सरफेस जो है, धरती का ऊपरी सतह है, वो कभी एक जैसी नहीं रहती है. इट कॉन्स्टेंटली अंडरगो चेंजेस. ये हमेशा इसमें परिवर्तन होते रहते हैं. दीज चेंजेस, अब ये चेंजेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं. टाइप्स, दो तरह के चेंजेस होते हैं. नंबर 1 इज सडन, एकदम से अचानक होने वाले चेंजेस, और ग्रेजुअल चेंजेस. ग्रेजुअल चेंजेस मीन टू से चेंजेस दैट टेक टाइम, जिन चेंजेस को होने में समय लगता है, दैट आर ग्रेजुअल चेंजेस. द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ. जो सडन चेंजेस हैं, जो अचानक होने वाले चेंजेस हैं, वो हमेशा पृथ्वी की सतह के अंदर होते हैं, इनसाइड द अर्थ. जैसे कि आपके पास आते हैं वोल्केनिक इरप्शंस आती हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ आती हैं, ये सभी चेंजेस. और उसके अलावा जो चेंजेस होते हैं, जो ऊपरी सतह पर चेंजेस होते हैं, दैट आर ग्रेजुअल चेंजेस. उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस. दैट चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये बहुत धीरे धीरे होते हैं और इन्हें बहुत लंबा समय लगता है चीज़ों को फॉर्म करने में, बनाने में. जैसे कि सिंपल एग्जांपल इसका है सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना. आपको देखते हो धरती के ऊपर मिट्टी की परत जमी होती है, लेकिन वो जो मिट्टी की परतें हैं, लेयर्स हैं सॉइल की, वो एकदम अचानक नहीं बनी है. उन्हें बनने में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है उन्हें बनने में. मिट्टी कैसे आकर एक जगह पर जमा होती है, वो सभी हम इस लेसन में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर कैन प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ह्यूमन बींग्स, जैसा कि कंपोनेंट्स में भी था कि एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग. ह्यूमन जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं धरती का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, उसे चेंज करने में. द एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि फॉरेस्ट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, ब्रिजेज, रेलवे लाइन, लार्ज स्केल माइनिंग्स, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, ये सभी चेंजेस. लेकिन वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग ग्रेजुअल चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस. इस टॉपिक में हम सडन चेंजेस के बारे में नहीं, ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेजुअल चेंजेस मीन टू से, जैसा कि अभी बताया मैंने, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस. व्हाट इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस? मीन्स ऑफ एक्सटर्नल इज बाहरी प्रक्रिया या ऊपरी प्रक्रिया. एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर, धरती के जो सरफेस है, धरातल है, उसके ऊपर जितने भी चेंजेस होते हैं, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस. उन्हें हम कहते हैं बाहरी प्रक्रिया यानी एक्सटर्नल प्रोसेस. ये दो तरह से होते हैं. तो लोअर द लेवल ऑफ लैंड, या तो ज़मीन में गड्ढे हो जाएंगे, लोअर हो जाएगा, लेवल जो है वो नीचे हो जाएगा ज़मीन का, या फिर इट मे ऑल्सो राइज द लेवल ऑफ लैंड, या फिर ज़मीन का लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा. वेयर द सॉइल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड. अब ये कैसे होगा, जब लोअर द लेवल ऑफ लैंड होगा, ज़मीन का लेवल नीचे होगा, तो इसका मतलब वहाँ से जो मिट्टी की ऊपरी परतें हैं उनको हटा दिया गया है. क्लियर? यस. और जब लेवल अप होगा तो इसका मतलब वहाँ पर मिट्टी को डिपॉजिट किया गया है, इन सॉइल पार्टिकल्स को डिपॉजिट हुए हैं, इसलिए वहाँ पर लेवल अप हुआ है. एक्सटर्नल प्रोसेसेस इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन. अब जो प्रोसेस है हम उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग एंड ग्रेडेशन. इस प्रोसेस को, जो लेवलिंग ऑफ लैंड है, जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, इसे आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसमें क्या शामिल होता है, वेदरिंग एंड ग्रेडेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदरिंग?
The term weathering refers to the process that break rocks into small particles. मिट्टी कैसे बनती है आप पहले पढ़ चुके हैं, मिट्टी सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, छोटे छोटे कण मिट्टी के कैसे बनते हैं। बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं किसी तरह से विंड, हैवी विंड्स के ज़रिए, भारी जब हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, पानी के कारण, ये बारिश के कारण, ये सारे जो हैं छोटे छोटे टुकड़े इनसे बड़ी पहाड़ियों से अलग हो जाते हैं, स्मॉल रॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन। द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, इसमें वो प्रोसेस आती है दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जब बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग होते हैं और फिर उससे छोटे छोटे टाइम के साथ साथ और छोटे होते जाते हैं, वो हम वेदरिंग में इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड इरोजन एंड डिपोजिशन, इसमें हम वेदरिंग प्रोसेस में हम इरोजन एंड डिपोजिशन को शामिल करते हैं। दे डिसइंटीग्रेट एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस, ये वेदर में चेंजेस के कारण ये डिसइंटीग्रेट अलग अलग हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कैन ऑल्सो बी सीन ऑन स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स वेयर पीस ऑफ स्टोन्स गेट फ्लेक्ड ऑफ एंड आयरन रेलिंग गेट रस्टेड। अब आप देखिए, कहते हैं वेदरिंग जो प्रोसेस है उसका असर हम स्टोन, पत्थर की जो मूर्तियां हैं या पहाड़ियां हैं, शिलाएं होती हैं, उन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर वो बारिश में, शेड में नहीं है, बाहर रखी हैं, बारिश में उन पर हवा पानी का असर दिखने लगता है, वो घिस जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वहाँ से हट जाते हैं, थोड़े थोड़े जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। उसी तरह से आयरन, लोहे की चीज़ों को जब हम बाहर रखते हैं तो आप देखिए वो हवा और पानी के संपर्क में आने से कैसे हो जाते हैं, रस्टिक हो जाते हैं, जैसे रस्ट, जंग लग जाता है उनमें। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इरोजन। वेदरिंग के हमने 2 टाइप्स थे, वेदरिंग में था आपके पास इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इरोजन? इरोजन एंड डिन्यूडेशन। इरोजन ऑल्सो रेफर्स एज डिन्यूडेशन, रेफर्स ऑफ ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे all of those loose particles disintegrated rocks which lie exposed on the earth surface by the weathering agents of gradation. इरोजन का मीनिंग है ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे, जब बहुत सारी मिट्टी एक साथ बह करके, लूज़ पार्टिकल्स, बहुत सारी मिट्टी के ढेले नहीं, लूज़ पार्टिकल्स जो पहाड़ों से छोटे छोटे मिट्टी कण जो हैं वो बन गए हैं, वो लूज़ पार्टिकल्स बहा करके अपने साथ ले जाते हैं। और कौन लेकर के जाता है? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन जो है हम आगे पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देते हैं। रनिंग वाटर, विंड, बहता हुआ पानी, हवाएं, बहती हुई मूविंग आइसबर्ग जो बड़े बड़े आइस होते हैं, सी वेव्स और समुद्री लहरें, ये सारे पत्थर। आप जब घूमने जाते हो देखते हो कि पहाड़ों में जब आप घूमने जाते हो कि पहाड़ों के पत्थर जो हैं कुछ घिसते हैं और वो लुढ़कते हुए, कुछ पत्थर लुढ़कते हैं पानी के साथ, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? इरोजन में। डिपोजिशन, डिपोजिशन रेफर्स टू द लाइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब जो ये वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन थे इरोजन में, उन्होंने मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले गए, लेकिन जहाँ ले जाकर उन्होंने छोड़ा, जिस जगह पर ये जाकर के रुक गए, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, डिपॉजिट होना, यानी कि वो जमा हो गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ये भी किसके ज़रिए होते हैं? वेरियस ऑफ ग्रेडेशन। कौन लेकर के आया वो मिट्टी? बोले मिट्टी लेकर के एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो ये हमारे थे 2, इरोजन एंड डिपोजिशन। लेकिन अब ग्रेडेशन जो है, आपके बताती हूँ मैं आपको कि ग्रेडेशन मीन्स, ग्रेडेशन का क्या मीनिंग होता है? ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड, यानी हमने लैंड को लेवल करना है। अगर ज़मीन नीची है, उबड़ खाबड़ है, तो जो गड्ढे हैं उसको हम भर देते हैं इक्वल करने के लिए, और जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है वहाँ से निकाल करके हम जहाँ कम है वहाँ पर ले जाते हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस को हम ग्रेडेशन के पार्ट मानते हैं। ग्रेडेशन, कि ग्रेडेशन का मीनिंग होता है लेवलिंग ऑफ लैंड, और 2 तरीके से होती हैं, जैसे कि एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन मीन टू से एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। जब हम लेवल ऑफ लैंड को ऊपर लेकर के आते हैं, यानी गड्ढों को भर देते हैं और वो लेवल बराबर हो जाता है, तो अब हम उसको कहते हैं एग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन मीन टू से जहाँ मिट्टी ज़्यादा है वहाँ से हम ले जाते हैं, बहा करके ले जाते हैं, उस मिट्टी को उठा लेते हैं, तो वो लेवल होता है, लेवल को लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के लेवल को नीचे कर देते हैं, दैट इज़ डिग्रेडेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी ये जो हमने ऊपर पढ़ा है कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन जो हैं वो इरोजन में हेल्प करते हैं, डिपोजिशन में हेल्प करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बट व्हाट आर दीज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन? चलिए 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करते हैं, रिवाइज करते हैं। रनिंग वाटर, यानी बहता हुआ पानी। अब आप देखिए
घर में जब आंधी या तूफान आता है, आपका जो ओपन एरिया है, मिट्टी है, अगले दिन मम्मी उसको वॉश करती हैं, नेक्स्ट डे वॉश करती हैं, तो कैसे करेंगे? डिब्बे से या पानी से उस पर पानी के डिब्बा भर के या पाइप से उसको वॉश करती हैं। तो मिट्टी जो है, जहाँ जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से मिट्टी जो है बह करके नाली की तरफ, यानी एक तरफ इकट्ठी, जिधर ढलान कम है वहाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। कल आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिए स्टूडेंट्स। दैट इज़ रनिंग वाटर, यानी बहता हुआ पानी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को बहा करके ले जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अ रिवर लाइक एन लिविंग फोम हैज़ अ लाइफ साइकिल। कहते हैं रिवर जो है, नदी, क्योंकि बहता हुआ पानी ज़्यादातर कहाँ होता है? रिवर्स में होता है। इसका अपना लाइफ साइकिल होता है। इट टेक्स बर्थ माउंटेन और अ हिल। और नदियों का जन्म हम कहाँ से मानते हैं? हिमालय से, पर्वतों से, पहाड़ों से माना जाता है। बिकम्स लार्जर वेयर इट इज़ मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। और ये नदियाँ आगे आगे, जैसे जहाँ से उद्गम, जो इनका ओरिजिन प्लेस होता है, जहाँ से बर्थ होता है इनका माउंटेन और हिल से, वहाँ से छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं ये अपनी दूसरी छोटी छोटी नदियों के साथ मिलती हैं और ये लार्जर होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, और फिर प्लेन एरियाज़ में आकर के ये रुक जाती हैं, और लास्ट में ये कहाँ पर मिलती है? सी में मिलती हैं। तो चलिए हम पहले रिवर जर्नी के बारे में पढ़ते हैं कि रिवर्स के क्या चीज़ें होती हैं, रिवर कैसे फ्लो करती है। इन इट्स अर्ली स्टेज, सबसे पहले द रिवर इज़ यंग। रिवर को हम एक छोटे बच्चे की तरह यंग मानते हैं। इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर इट्स रेट ऑफ इरोजन इज़ मैक्सिमम। आप देखो, पहाड़ की ढलान से जब मिट्टी बहेगी नीचे की तरफ, पहाड़ की ढलान है, उससे मिट्टी जब माउंटेन्स की ढलानों से नीचे की तरफ बहेगी तो ओबियसली ढलान पे बहाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम। ड्यू टू डाइन कटिंग वर्क ऑफ अ रिवर इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड। और ये बहते हुए पत्थरों से, पहाड़ों से टकराती हैं, तो इसलिए आई शेप्ड और वी शेप्ड वैलीज़ का बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं। एज द रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन, और जैसे ही नदी जो है प्लेन एरिया में आती है, ये अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर, यानी इसका बहाव जो है वो प्लेन एरिया में सीधी बहेगी तो वहाँ पर पानी का बहाव कम हो जाता है, तो कम हो जाएगी। हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, और पानी का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ द रिवर। इससे रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है। और इस स्टेज में द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मेंडर्स। इस तरीके से जैसे आपको डायग्राम में दिखाया, ये प्लेन एरिया में है, तो ये क्या बना रही हैं? मेंडर्स बना रही हैं। ऐसे लहराते हुए जब चल रही हैं, ये मेंडर्स का निर्माण करती हैं। बिफोर मीटिंग द सी, अब इसके बाद ये सागर से मिलेंगी, समुद्र से। आपके जो इंडिया की सारी रिवर्स हैं वो दो जगह जाते हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दो जगह मिलती हैं। लेकिन बिफोर मीटिंग, मिलने से पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बनाती हैं, निर्माण करती हैं, फॉर्म करती हैं। जैसे बिफोर मीटिंग द सी, सागर में मिलने से पहले द रिवर बिकेम लार्ज, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मिल चुकी होती हैं तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे अब आप देखिए, यहाँ से मेन रिवर्स आ रही हैं, क्लियर? यस, ये आपकी जो है सागर है, दिस वन इधर। इसके बाद ये कहाँ मिलेंगी? सागर में मिलेंगी, समुद्र में, सी में मिलेंगी। तो इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड स्टेज, लेकिन यहाँ आकर के ये बहुत धीरे धीरे बहना शुरू हो जाते, कम हो जाता है स्लो इसका। तो इससे क्या होता है कि अब अपनी ओल्ड स्टेज, यानी अब ये इसे कहते हैं बूढ़ी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। द रिवर थस डिपॉजिट सिल्ट, इसलिए इसमें पानी इतना नहीं रहता है, क्योंकि पानी तो बाकी जब आप प्लेन एरिया में बहती हैं तो वहाँ सारा इसका कंज्यूम हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ तक आते आते सागर में मिलने से पहले इनका बहाव जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अपने साथ जो ये सिल्ट, सैंड, सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, वो सभी क्या करती हैं? यहाँ पर, इस जगह पर वो डिपॉजिट कर देती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक आते आते ये यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर यहाँ आकर ये अपने सारा सिल्ट, सेडिमेंट जो लेकर के आती है वो जमा हो जाता है। और जो ये एरिया है जो ये जमा करती हैं, दैट इज़ नोन एज डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। मैंने आपको बताया था कि ये सागर में मिलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का निर्माण करती हैं, फॉर्म करती हैं, दैट इज़ डेल्टा। डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो डेल्टा बनता है वो उस वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज़ रनिंग वाटर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में। नेक्स्ट इज़ ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, जैसे कि ये बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। इट इज़ बिलीव्ड दैट अ मिलियन ईयर्स अगो, कि अरबों साल पहले द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस वाज मच कूलर देन व्हाट इज़ नाउ, कि आज से बहुत साल पहले धरती पर सिर्फ जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट है, उस पर सिर्फ बर्फ़ जमी हुई थी, सारे ही प्लैनेट पर। उसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ठंडा था।
द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड बाय आइस, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, बट वाटर द टेम्परेचर बिगेन टू राइज ग्रेजुअली, पर बाद में क्या हुआ, लेटर द टेम्परेचर बिगेन टू राइज, सन का जो टेम्परेचर है वो सारा सन की सूरज की गर्मी जो है वो बढ़ने लगी, द राइज इन द टेम्परेचर, और राइज जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, बर्फ़ पिघलने लगी और बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जो हैं वो मूविंग आइस तैरने लगे, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ़ के जो बड़े पहाड़ तैरते हुए पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर बोला जाता है। इन इंडिया द ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस, हिमालय के बहुत ऊँची सबसे ऊंचाई पर चोटियों पर ये बनते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, बर्फ़ जमा देने वाले से भी नीचे होता है। लाइक रनिंग वाटर, पानी बहते हुए पानी जैसे रिवर थे उनके साथ साथ मूविंग आइस ऑल्सो इरोड्स लूज पार्टिकल्स, इस बर्फ़ के साथ भी मिट्टी के कण इरोड्स हैं, इरोड मीन टू से लुढ़कते हैं, जो मिट्टी के लूज पार्टिकल्स हैं वो यानी पार्ट ऑफ रॉक्स हैं वो इरोड्स लुढ़क कर आते हैं। इट टेक्स फ्रॉम लॉन्ग एंड डिपॉजिट दैम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स, और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो ये वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूज मासेस ऑफ आइस विच कवर लार्ज एरिया ऑफ अ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, जैसे कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड आपके लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं। इस तरीके से आपका जो है आइस ग्लेशियर जो है वो मिट्टी को इरोड करके अपने साथ लेकर के आते हैं, और जब बर्फ़ पिघल जाती है इन ग्लेशियर से तो वो मिट्टी के कण वहीं पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़, यस हियर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, स्नो लाइन इज़ अ लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों पर वो लाइन होती है अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट, यानी उस पहाड़ी पर कभी भी, उस चोटी पर कभी भी जो स्नो है वो कभी मेल्ट नहीं होती है, दैट इज़ स्नो लाइन। नेक्स्ट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन इज विंड, हवा, इन द रीजन्स वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मेगर वेजिटेशन, जहाँ बारिश बहुत कम होती है और वनस्पति बहुत कम होती है यानी कि पेड़ पौधे, द लैंड इज एक्सपोज और टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो मिट्टी जो है वो ऑब्वियसली जब घास नहीं होगी तो मिट्टी की जड़ें मजबूत नहीं होती, मिट्टी जो है वो मजबूत नहीं होती है तो वो आराम से हवाओं से बह जाती है, इसलिए जो मिट्टी है वो भी तेज़ हवाओं के कारण बह जाती है, जिसके कारण जिसे एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के रूप में माना जाता है। द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स, तेज़ हवाओं से बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो भी, मतलब उसमें से जो पार्टिकल्स लूज होते हैं, हल्के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सारे अलग हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो है तीन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हो चुके हैं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर एंड विंड, तेज हवाओं से भी मिट्टी बहती है। नेक्स्ट सी वेव्स, समुद्री लहरें, अलोंग द सी शोर, समुद्र के जो तटीय किनारे हैं, सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, वहाँ पर सी वेव्स जो हैं वो मोस्ट पावरफुल एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है। कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स, जब पहाड़ों से लगातार समुद्र की लहरें टकराती हैं तो वो भी क्या करती हैं, पहाड़ों को वहाँ से उस जगह से अलग करना, छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना शुरू कर देती है। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी, उसे तिकोने जो पहाड़ है, तीखे पहाड़ बनने शुरू हो जाते हैं, क्लिफ्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ देखिए, अगर आपको नज़र आता है, देखिए नीचे की तरफ ये पहाड़ स्मूथ नहीं है, खुरदरे हो जाते हैं, क्लिफ्स जो हैं वो इसमें से नुकीले निकलने शुरू हो जाते हैं पत्थर। द इरोडेड मटेरियल में इवन द डिपॉजिट, और इसी तरह से ये समुद्री जो सी वेव्स हैं, लहरें हैं, ये भी मटेरियल को इरोड करके कोस्टल एरियाज़ में या बीचेस पर जमा कर देती है। ह्यूमन बीइंग आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड, हम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि आपको पता है पॉपुलेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम लैंड्स को क्लियर करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन का काम करते हैं, लैंड सरफेस को चेंज करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल एंड हाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।